नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से संबंधित जो आर्टिकल है ना, ये डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे ओस्पा से संबंधित आर्टिकल देखो, वैसे तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था, प्रोज कॉन्स, कमेटीज़ की रिपोर्ट्स, वे फॉरवर्ड सब कुछ डिस्कस कर लिया था, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में, तो छोड़ेंगे नहीं, इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मिसोजनी से संबंधित आर्टिकल है। सीबीएसई के 10वीं के इंग्लिश के पेपर में एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पैराग्राफ आया, तो जिसकी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सरकार को क्रिटिसाइज़ किया। बाद में सीबीएसई ने माफ़ी मांग ली, तो ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, कोर्ट्स तो हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं, कुछ रेलेवेंट डेटा, अच्छी लाइन्स और एथिक्स के एग्जाम्पल्स, वो अब हम डिस्कस करते हैं ताकि आंसर्स में आप वैल्यू एडिशन कर सको। देखो, कोर्ट के बारे में ना एक चीज़ आपको बोलूँ, काफ़ी सारे कोर्ट्स हमने डिस्कस किए। कोर्ट्स जब आप ऐसे में डालो ना, तो नेचुरल लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को लगे अगर धक्के से इसने डाल दिए कोर्ट डालने के लिए, मतलब आर्टिफिशियल से लग रहे हैं, आप कोई सेंस नहीं बन रहा है, बस आपने कोर्ट डालने के लिए कोर्ट डाल दिया, फिर एग्जामिनर को ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि फ्लो में कोर्ट जो है वो आप लिख दो। चलो, आज ट्रांसजेंडर से संबंधित कुछ डेटा है। सेंसस 2011 के अनुसार हमारे देश में ट्रांसजेंडर्स की पॉपुलेशन है 0.04%, यानी टोटल 4,87,803। बच्चों की बात करें, 55,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके पेरेंट्स के द्वारा ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई किया गया है। ये तो देखो डॉक्यूमेंटेशन की बात है, आपको भी पता है ट्रांसजेंडर्स की डॉक्यूमेंटेशन हमारे देश में अच्छे से नहीं होती, और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो आखिर तक इस बात को स्वीकार करते ही नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ट्रांसजेंडर्स हैं, क्योंकि समाज में स्टिग्मा इतना ज़्यादा अटैच है, तो इस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को छुपा के रखते हैं। और ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ फेस करते हैं, जैसे HIV। तो ये कुछ डेटा है ना, फिगर्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो जब ट्रांसजेंडर्स के बारे में आपको कुछ लिखना हो। ऐसा लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ, बच्चे ने डिटेल से पढ़ा है, डेटा भी इसको पता है। अदरवाइज पॉइंट्स तो मुझे पता है आप बहुत सारे लिख दोगे ट्रांसजेंडर्स के बारे में। खैर, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल PSUs के रिवैम्पिंग से संबंधित है। रिवैम्पिंग मतलब PSUs का उद्धार, उनको फिर से प्रॉफिटेबल बनाना, उनका कायाकल्प करना। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, कुछ महीने पहले सरकार ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आप बताइए क्या था इस प्रोग्राम में? देखो, इस प्रोग्राम में ये था, PSUs की ऐसी एसेट जो या तो देखो अभी तक अनयूटिलाइज्ड है या फिर पूरी तरह से यूटिलाइज्ड नहीं है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा सरकार के द्वारा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जैसे एयरपोर्ट की कुछ ज़मीन है, वो किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे दी, अब फिर वो प्राइवेट कंपनी एयरपोर्ट की उस ज़मीन का इस्तेमाल करेगी अपने हिसाब से। हो सकता है कि एक और रनवे उस प्राइवेट कंपनी के द्वारा बना लिया जाए, कुछ भी वो यूज़ करे। सरकार के लिए तो वो ज़मीन बेकार पड़ी थी ना, अनयूटिलाइज्ड थी, तो सरकार ने अब उसे लीज पर दे दिया किसी प्राइवेट कंपनी को, और प्राइवेट कंपनी उसे सरकार को इसके लिए पैसा दे रही है, रेवेन्यू दे रही है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये मकसद था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करने का, कि ऐसी एसेट सरकार की जो अभी या तो अंडर यूटिलाइज्ड है या फिर यूटिलाइज्ड है ही नहीं, उसका इस्तेमाल करना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे ऐसी एसेट से, अलग अलग सेक्टर्स में मिला के, रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस, पाइपलाइन, टेलीकॉम, सिविल एविएशन, शिपिंग, पोर्ट्स, वाटरवेज, माइनिंग, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कोल, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज। 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा आने वाले 4 सालों में। नीति आयोग का ये मानना है, सरकार का ये जो प्रोजेक्ट है ना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसके थ्रू प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी। यानी अभी तक प्राइवेट कंपनीज ने जो पैसा अपने पास रख रखा था वो इन्वेस्टमेंट के रूप में बाहर आएगा। इससे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर पैदा होंगे। यानी ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ये सब तो होगा ही, ऊपर से सरकार को जो रेवेन्यू मिलेगा 6 लाख करोड़ का, उसका इस्तेमाल सरकार करेगी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश करने के लिए। तो राइटर यहां पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। राइटर कहते हैं, देखो आप
इस रेवेन्यू से ना नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करोगे, अच्छी बात है, बट जब तक आप ना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे कि आज पीएसयू की ऐसी दयनीय हालत हुई क्यों कि आपको पीएसयूज की एसेट्स को लीज पर देना पड़ रहा है प्राइवेट कंपनीज को। समझ रहे हो ना? रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, जो भी हमने अभी सेक्टर्स डिस्कस किए, क्या इन सेक्टर्स में जो पीएसयूज हैं अपने आप को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी जो एसेट्स है अब प्राइवेट कंपनीज को लीज पर देनी पड़ रही है? तो ये पीएसयूज अपने आप को ठीक से मैनेज क्यों नहीं कर पाए? ये इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। जब तक देखो इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा ना, फिर फायदा क्या? नए जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे सरकार नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, हो सकता है नया पीएसयू क्रिएट कर दे, या फिर उन्हीं पीएसयूज में सरकार पैसा लगाएगी, बाद में उसी एसेट को फिर से लीज पर दिया जाएगा। भैया आप पीएसयूज की कार्यप्रणाली ठीक करो ना, कि प्राइवेट कंपनीज को लीज पर देने की जरूरत ही ना पड़े और पीएसयूज ठीक से अपना काम कर सके, सरकार को खुद ही रेवेन्यू कमा के दे सके, बजाय इसके कि प्राइवेट कंपनीज को पीएसयू की जो एसेट्स है वो लीज पर देनी पड़े। इसके बाद कुछ डेटा है 2020-21 की जो एनुअल रिपोर्ट है ना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की, ये कहती है हमारे देश में 256 ऑपरेशनली रन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो कि देखो 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, और नेट प्रॉफिट रहा इनका 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में 93,294। इनमें से 96 जो पीएसयूज है ना उनको रत्न स्टेटस दिया गया है, 72 को मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया है, 14 को नवरत्न का और 10 को महारत्न का। इसके बाद रीजंस की बात की जाती है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो फेल क्यों हो जाती हैं। देखो सबसे पहला तो रीजन है कॉस्ट ओवररन। कॉस्ट ओवररन का क्या मतलब है? मान लीजिए देखो सरकार को क्या बनाना था कि जो भी पीएसयू रेलेवेंट है उसको बनाना था कोल का थर्मल पावर प्लांट, 2 साल के अंदर अंदर थर्मल पावर प्लांट बनाना था, और तय हुआ था कि कॉस्ट लगेगी कितनी, एग्जाम्पल मान लीजिए 400 करोड़। लेकिन हुआ क्या, 2 साल के अंदर ये थर्मल पावर प्लांट तैयार नहीं हो उसका। रीजन कोई भी मान लीजिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस टाइम पर नहीं मिला, या फिर सरकार की तरफ से समय पर फंड्स रिलीज नहीं हुए, तो 2 साल लगने थे, लग गए 5 साल या फिर 6 साल। टोटल लागत जहां आनी थी 400 करोड़, टोटल लागत आ गई 1200 करोड़। और जब तक ये बना तब तक देखो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी चरम पर आ गई थी, रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी सस्ती हो गई थी। तो फिर जिस सोच के साथ ये थर्मल पावर प्लांट बनाया जाना था ना, वो सोच तो इररिलेवेंट हो गई ना, वो सोच उतनी इनसिग्निफिकेंट नहीं रह गई, सिर्फ इस वजह से कि जिस लागत से ये प्रोजेक्ट बनना था उस लागत से नहीं बन सका। 800 करोड़ या 1000 करोड़ ज़्यादा लग गए, तो फायदे के बजाय अब नुकसान हो गया। ये चीज़ें बहुत होती हैं पीएसयूज में। आजकल देखो प्राइवेट कंपनीज में ये चीज़ें नहीं होती। पहले आपने देखा होगा जब हम छोटे बच्चे होते थे तो उस समय रोड बन रहा है तो रोड बन ही रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है तो कई कई सालों तक बन रहा है। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल सरकार प्राइवेट कंपनीज को स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दे देती है कि 2 साल के अंदर अंदर भैया आपको ये बनाना है, अदरवाइज आप पे फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, आपको पैसा कम मिलेगा। आप देखिएगा पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो अभी बन रही है ना, टाटा बना रही है, देख लेना टाइम से पहले बन जाएगी। लेकिन देखो पीएसयूज के साथ ऐसा नहीं होता, उनको कोई चिंता नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार उनको ट्रांसफ़र कर देती है जो अधिकारी होते हैं पीएसयूज के, तो डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है पीएसयूज में। और भी रीजंस हैं। बहुत बार देखो ऑप्टिमम इनपुट आउटपुट रेशियो भी नहीं देखा जाता, मतलब कितना इनपुट आप दे रहे हो और उससे कितना आउटपुट मिलेगा। कई बार किसी प्रोजेक्ट पे पैसा ज़्यादा लगा दिया जाता है लेकिन उतना आउटपुट नहीं आता। तो प्रॉपर किसी भी प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करने से पहले आप देखो ना ऑप्टिमम इनपुट आउटपुट रेशियो कितना होगा। जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, चाहे रोड बना रहे हो, कहीं पर आप एयरपोर्ट बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, तो आप इनपुट आउटपुट रेशियो देखिए। इसके बाद लेबर रिफॉर्म्स का अभाव। नेक्स्ट, विभिन्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होता, पुअर डिसीजन मेकिंग, इनइफेक्टिव गवर्नेंस, गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पीएसयूज जो है ना अच्छे से काम नहीं कर पाते, उनकी जो एसेट है वो अंडर यूटिलाइज रह जाती है या फिर यूटिलाइज हो ही नहीं पाती। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट में देखो 16 जो मिनिस्ट्रीज हैं कनेक्टिविटी से संबंधित है, जैसे रेलवे, रोडवेज, ये मिल के काम करेंगी। कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग मिल के किया जाएगा ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका ठीक से एग्जीक्यूशन हो सके।
ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि एक एनालिसिस के आधार पर डिसीजन लिया जा सके। और जो प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं ना, जिनसे एक मिनिस्ट्री नहीं बल्कि 4-5 मिनिस्ट्रीज का लेना देना है, जैसे देखो 4 धाम का प्रोजेक्ट है जिसमें रोड चौड़ी करनी है, इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के भी स्टेक्स हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के भी स्टेक्स हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के भी स्टेक्स हैं, हो सकता है टूरिज्म मिनिस्ट्री के भी स्टेक्स हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एसेंस आप समझ गए होंगे ना। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें विभिन्न मिनिस्ट्रीज का रोल होता है, तो विभिन्न मिनिस्ट्रीज आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर सकें, उसके लिए है ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो GIS प्लेटफॉर्म की सहायता से सही ढंग से मॉनिटरिंग की जा सकती है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के द्वारा, इन मिनिस्ट्रीज के द्वारा मिलके। इसके बाद कुछ और सजेशंस हैं, जैसे कि देखो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में ये सजेस्ट किया गया था कि अगर आपको PSUs को रिवैम्प करना है ना, तो वहाँ पे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा स्ट्रक्चर लेके आइए, कॉर्पोरेट एंटिटीज आप बना दीजिए और विभिन्न जो PSUs है ना उनकी लिस्टिंग आप करवा दीजिए शेयर मार्केट में। लिस्टिंग करवाने से होता यही है कि उस PSU को फिर समय समय पर सेबी को अपनी सारी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स है ना वो सौंपनी होगी, तो PSU की कार्यप्रणाली में ना काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, ऑटोनॉमी मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी जनता के प्रति। तो ये सब फायदा होगा जब PSUs को लिस्ट करवाया जाएगा शेयर मार्केट में, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, वो ठीक से अपने डिसीजन ले सकेंगे, सरकार का जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम होगा। वैसे देखो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का जो सिस्टम है उसे रिवैम्प करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, ताकि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग बनाया जा सकें। जो उस सेक्टर के इस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स है ना उसके आधार पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। जैसे देखो सेल है, स्टील कंपनी है, स्टील कंपनी और भी हैं जैसे टाटा स्टील, उनकी क्या एफिशिएंसी है, कैसी परफॉर्मेंस है, तो उस सेक्टर के इस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स के आधार पर सेल की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना, ऐसा इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने इनिशिएट किया है। इसके बाद पॉइंट आता है और भी सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्टील की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सरकार ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। सरकार ने कहा है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस करने पर इंसेंटिव मिलेगा अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जो MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुड़ी हुई है ना, उनको स्पेशल प्राइस पे स्टील बेचा जाएगा। और हमारे देश में ही जो स्टील और आयरन प्रोड्यूस हुआ है ना, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में अगर देखो कोई गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट 25 करोड़ से ज़्यादा की है ना, तो उस प्रोक्योरमेंट में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आयरन एंड स्टील को प्रोक्योर किया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर चाइना जैसे देश सस्ते में स्टील हमारे देश में डंप कर देते हैं तो इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये सब लगाई जाएगी ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना स्टील से संबंधित हैं। तो राइटर अंत में यही कहते हैं, ये सब हमने जो डिस्कस किया ना ये सरकार कर तो रही है, लेकिन बावजूद इसके ये नाकाफ़ी है। अगर सरकार ने समय रहते PSUs की कार्यप्रणाली को इम्प्रूव नहीं किया ना, तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम से सरकार को जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे सरकार नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, और हो सकता है कि फ्यूचर में उसको भी सरकार लीज पर दे दे प्राइवेट कंपनीज को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ओस्पा से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो ओस्पा से संबंधित इशू हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था, प्रोज कॉन्स कंक्लूजन, विभिन्न कमेटीज़ की रिपोर्ट्स, हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली, शायद पिछले हफ्ते ही डिस्कस किया था। लेकिन इस आर्टिकल में जो भी नए पॉइंट्स हैं उनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, नागालैंड में एक दुखद घटना घट गई थी। हमारी फोर्सेस को ये इंटेलिजेंस मिली थी कि कुछ इंसर्जेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं, तो एक गाड़ी को रुकवाया गया, पिकअप वैन को, गाड़ी रुकी नहीं, तो इसके बाद फायर ओपन कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, और उसमें शुरुआत में 6-7 सिविलियंस की डेथ हो गई, बाद में प्रोटेस्ट किया गया उनके द्वारा, फिर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फिर से फायरिंग कर दी गई, उसमें और 6-7 सिविलियंस की डेथ हो गई। ऐसे करके टोटल 14 सिविलियंस और
एक जवान की डेथ हो गई इस पूरे इंसिडेंट में। इसके बाद से देखो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में ओस्पा के अगेंस्ट यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग होम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट में उससे भी नाराज हैं। होम मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट में यह दर्शाने की कोशिश की कि आर्मी ने तो उस पिकअप वैन को रुकने का इशारा किया था लेकिन वो वैन नहीं रुकी, उसके बाद ही फायरिंग की गई। लेकिन राइटर कहते हैं कि भैया पहली तो बात, लोकल पुलिस को सूचित नहीं किया गया था इस ऑपरेशन में। दूसरी चीज़, मतलब वार्निंग दी जा सकती थी। ऐसा नहीं कि ये इंसिडेंट बॉर्डर पर घटित हुआ, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर, यह काफ़ी आगे घटित हुआ। तो सिर्फ कोई पिकअप वैन ना रुके, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए तो क्या आप गोली चला दोगे, इस प्रकार से सिविलियंस की डेथ चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, देखो ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। इससे पहले भी जब से ओस्पा लगा है 1958 में नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद से ही बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो चुकी है इस एक्ट के कारण। क्योंकि इस एक्ट की सहायता से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको इम्यूनिटी मिलती है अपने ऑपरेशंस के लिए। इस वजह से वो कई बार इस प्रकार की घटना जो है वो हो जाती है। बहुत सारी इस प्रकार से जो सिविलियन किलिंग्स हुई वो अनपनिश्ड रही नागालैंड में सिर्फ इसी एक्ट के कारण। एक बुक है नागालैंड एंड इंडिया, द ब्लड एंड द टीयर्स, काका इरालू की ये बुक है। इस बुक में वो बताते हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई और आरोपियों को सजा नहीं मिल सकी इस एक्ट की वजह से, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन है इस बुक में। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स का जिक्र किया जाता है, जैसे 1995 में 9 जो इनोसेंट सिविलियंस थी उनको मार दिया गया सीआरपीएफ के द्वारा इम्फाल में, जो मणिपुर की राजधानी है, रिम्स हॉस्पिटल के सामने। 2000 में 10 सिविलियंस को मार दिया गया 8वीं असम राइफल्स एट दी मालोम लेकई में। एक ब्लास्ट हुआ था इम्फाल के तुलीहाल एयरपोर्ट में, उसके बाद यह घटना घटित हुई। इसी घटना के बाद 16 साल तक लगातार फास्ट किया गया इरोम शर्मिला के द्वारा। मणिपुर हाईकोर्ट ने बाद में डिक्लेयर किया कि जिन लोगों को मारा गया था 8वीं असम राइफल्स के द्वारा वो इनोसेंट थे और उनकी फैमिलीज के लिए कंपनसेशन का भी ऐलान किया गया मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा। एक और इंसिडेंट 2004 में कई सारी महिलाओं ने इकट्ठा होकर नेक्ड प्रोटेस्ट किया था असम राइफल्स के हेडक्वार्टर के सामने, मतलब बिना कपड़ों के प्रोटेस्ट किया था। उस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी और ये भारत की डेमोक्रेसी को भी चोट पहुंची थी जब ये घटना घटित हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाना पड़ा था इम्फाल में और लोगों को भरोसा दिलाने कि हम इस एक्ट में सुधार करेंगे और एक बैलेंस इस्टेब्लिश करेंगे नेशनल सिक्योरिटी संबंधित जो कंसिडरेशंस हैं उनके बीच और आपकी जो मूल भावनाएं हैं इस एक्ट के अगेंस्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट, उनके बीच, दोनों के बीच में हम बैलेंस इस्टेब्लिश करेंगे। उसी के बाद यूपीए की सरकार ने एक जीवन रेड्डी कमेटी गठित की। हालांकि देखो जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा था कि इस एक्ट को आप रिपील कर दो, लेकिन ओस्पा तो आज भी है, मतलब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2016 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की एक बेंच जिसमें जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस यू ललित, इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक जजमेंट दी थी। इन्होंने कहा था 1979 से लेकर 2012 के बीच 1528 जो केसेस हैं एलिज्ड फेक एनकाउंटर्स के, उनकी जांच की जाए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा। मतलब कि जांच देने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सोच के देखिए, अब आपको लगा होगा अरे ओस्पा है तो फिर जांच का आदेश कैसे हो सकता है, तो यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना। इसीलिए ऐतिहासिक जजमेंट है कि फोर्सेस को जो इम्यूनिटी मिलेगी ना इस एक्ट से, वो क्रिमिनल कोर्ट के ट्रायल से नहीं मिलेगी। तो कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो भी ये एलिज्ड फेक एनकाउंटर्स है ना, इनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा जांच की जाए। उसके बाद देखो असम के इंसिडेंट्स का भी जिक्र किया जाता है। 1990 के बाद से ही यहाँ पे ओस्पा है और बहुत बार जो सिविलियंस हैं उनकी जान जा चुकी है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में। तो कुल मिला के देखो राइटर यही बोलना चाहते हैं अलग अलग इंसिडेंट्स का वर्णन करके कि ओस्पा जो है उसको हटा देना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैसे इस इंसिडेंट पर रिग्रेट जाहिर किया है। राइटर कहते हैं रिग्रेट से क्या होगा, रिग्रेट इनफ नहीं है, आप इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ना, इसको रिपील कर दो, वो सही रहेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में, सीबीएसई के 10th के क्वेश्चन पेपर में मिसोजिनी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जो सीबीएसई का
10th का इंग्लिश का पेपर था ना, उसमें एक पैराग्राफ ऐसा आया जिस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करने वाली लाइन्स हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, वुमेन गेनिंग इंडिपेंडेंस इज़ द मेन रीज़न फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ सोशल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स। आज के समय में बहुत सारी जो सोशल प्रॉब्लम्स या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए महिलाएं जो अब इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा लिखा हुआ था। तो ये रिग्रेसिव और सेक्सिस्ट स्टांस है, ये मिसोजिनी है। मिसोजिनी मतलब डिसलाइक अगेंस्ट द वुमन। ये CBSE के 10वीं के जो इंग्लिश का पेपर था ना, उसमें इंग्लिश के एक पैराग्राफ में था ये सारी लाइनें। और भी देखिए, वाइफ का जो इमांसिपेशन हुआ है ना, वाइफ की जो मुक्ति हुई है, इसकी वजह से पेरेंट्स की जो अथॉरिटी है चिल्ड्रंस के ऊपर वो कम हो गई है। तो जब देखो ये पैराग्राफ पब्लिक के सामने आया ना, तो पार्लियामेंट में जो कांग्रेस की अभी कार्यकारी चीफ हैं सोनिया गांधी, उनके द्वारा ये इशू रेज किया गया। पहले तो CBSE का जो रवैया था वो टाल मटोल का था, लेकिन पार्लियामेंट में जब ये इशू रेज किया गया, तब उसके बाद एकदम से CBSE ने माफ़ी मांगी और कहा कि हम रिव्यू करेंगे कि हमारी जो क्वेश्चन सेटिंग प्रोसेस है उससे ये जो पैराग्राफ है वो कैसे छूट गया, हम माफ़ी चाहते हैं, ऐसा CBI ने बोला। ऊपर से देखो, पैराग्राफ के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे हमारे CSET में भी होते हैं, तो उसमें एक चॉइस ये था कि टोन क्या है इस पैसेज की। उसमें से एक चॉइस ये थी कि राइटर टेक्स ए लाइट हार्टेड अप्रोच टू लाइफ। क्या ये लाइट हार्टेड अप्रोच है? क्या बच्चे क्या सीखेंगे इस पैराग्राफ से, उनकी सोच कैसे बनेगी? राइटर ये बोलते हैं। ऑलरेडी देखो, कोविड की वजह से जो सिलेबस है क्लास 9 से लेकर 12वीं तक का, वो 30% कम हो गया है। मतलब सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं ना, वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, जैसे फेडरलिज्म, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी। ये इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, बच्चे सीख नहीं पाएंगे क्योंकि कोविड के कारण सिलेबस कम कर दिया। ऊपर से फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, मिसोजिनी सिखाई जा रही है। मिसोजिनी जो देखो कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से गाँव में, ऐसे एरियाज़ में जहाँ एजुकेशन का अभाव है, वहाँ पे मिसोजिनी की झलक देखने को मिलती है। लेकिन स्कूल में इस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से मिसोजिनी का देखने को मिलना, ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है। बहुत सारी लड़कियां देखो कई सारे रीजंस के कारण स्कूल से ड्रॉप आउट कर देती हैं, जैसे स्कूल्स में टॉयलेट फैसिलिटीज़ का अभाव, फोर्स्ड लेबर, मैरिज। बावजूद इसके इस प्रकार की एजुकेशन में स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिलना, ये गलत है। CBSE ना जाने क्या मैसेज भेजना चाहती थी कि इस प्रकार से इंग्लिश का पेपर सेट किया गया। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मिसोजिनी से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज 3 इश्यूज़ थे जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।